दोस्तों नमस्कार। किसी भी समाज की बागडोर उसके युवा के हाथ में होती। 2029 का चुनाव युवा डिसाइड करेंगे, मतलब जेनजी डिसाइड करेंगे। और आने वाले विधानसभाओं में भी जेनजी का असर बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं चुनाव की बात करूं तो एक सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं और आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस समय सत्तारूढ़ दल में या विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जिसके पीछे जेनजी चलने को तैयार है? चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, समाजवादी पार्टी हो या क्षेत्रीय दल हो, ऐसे कौन से नेता हैं जिसके पीछे जेनजी अपने आप को खड़ा करने को तैयार होगा? जरा सोच के आप अपना जो भी मत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उसमें बहुत कुछ आपको ये दिखेगा कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। और मैं बहुत लंबे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा 2014 से लेकर 2026 तक और इसका असर 2029 पे क्या होगा। सिर्फ 12 साल में भारत कैसे बदला है ये मैं आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा, और उस आंकड़ों से आप खुद तय कर लेंगे कि भारत की राजनीति किस तेजी से बदलेगी। और अगर आज भी राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझे तो वो हाशिए पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भारत के भविष्य की चाबी जो है वो जेनजीज के हाथ में है। सत्ता पे कौन काबिज होगा ये अब जेनजी डिसाइड करेंगे और कोई नहीं डिसाइड कर सकता। और ये मैं आंकड़ों के साथ आपको सिद्ध करूंगा। आपको अपने विचारों पे दोबारा गौर करना होगा कि क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 की। ये आंकड़े मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? जैसे जैसे आप आने वाले आंकड़े देखेंगे आपके खुद डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि जब मैं ये पूरा एनालिसिस कर रहा था तो ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसकी कल्पना शायद मैंने भी नहीं की। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी को कुल 31% वोट मिले, मतलब टोटल 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे। सिर्फ 17 करोड़ 16 लाख और 282 सीटें आई। आप इन नंबरों पे ध्यान करिएगा, 17 करोड़ और 282। अब हम बात करते हैं 2019 की। 2019 में 37% वोट मिले, मतलब करीब 23 करोड़ वोट मिले बीजेपी को और 303 सीटें आई। दूसरी तरफ कांग्रेस का थोड़ा सा सुधार हुआ। अगर आप पिछला आंकड़ा देखते हैं तो कांग्रेस को मिले थे करीब 10.5 करोड़ के आसपास, और जैसे ही अगली बार कांग्रेस को मिले करीब 12 करोड़ के आसपास, उनकी संख्या में सुधार हुआ और करीब 20% उनको वोट मिले। अब देखते हैं 24 में क्या हुआ। 24 में 27% वोट मिले बीजेपी को। करीब 23.5 करोड़ मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। पिछली बार से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन सीटें घट के 303 से 240 आ गई। ये आंकड़ा समझने वाला है कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ा, आपको वोट ज्यादा मिले, लेकिन आपकी स्थिति क्या रही? आपकी सीटें गिर गई। और अगर हम देखें कांग्रेस का हाल, तो कांग्रेस के पास करीब 12 करोड़ थे। जैसे ही वो करीब 13.25 करोड़ के आसपास पहुंचे, सीटें ऑलमोस्ट उनकी डबल हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत कम मार्जिन से सीटों में बदलाव हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ भारत की राजनीति में पोलराइजेशन हो रहा है। कुछ लोग जो बीजेपी के साथ हैं और कुछ लोग जो अपोजिशन ग्रुप के साथ हैं, इनके बीच में अंतर घटता जा रहा है। यह हार्डनिंग ऑफ आइडियोलॉजी है जिसको हमें समझना होगा। अगर हम इसको एक और आंकड़े से देखें जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, भारत के अंदर जो जनसंख्या है उसमें बदलाव कैसे हो रहा है। 2014 में अगर आप देखें तो जितने भी वोटर्स थे उस समय जो युवा वर्ग था वो बहुत छोटा था। 1% भी जेनजी इस समय वोट देने नहीं आया था। यहाँ पे 2014 में जेनजी का एग्जिस्टेंस 0 था। इसको मैं आगे डिटेल में एनालाइज करूंगा। फिर आप देखिए 2019 के अंदर भारत का जनसंख्या पिरामिड बदल रहा है।
2024 में जब चुनाव हुआ, जो हम अगर ये देखें तो ये जो युवा शक्ति थी ये अपनी जगह जैसे जैसे ये एडल्ट हो रहे हैं, इलेक्टोरल स्पेस के अंदर एंटर हो रहे हैं, आप देखेंगे भारत की राजनीति बदल रही है। अगर हम 2026 का हाल देखें तो ये जो फ्लैटनेस है ये और आगे बढ़ती जा रही है, मतलब जेनजी और आगे बढ़ रहे हैं और नई जनरेशन जो है वो इलेक्टोरल पोलिंग सिस्टम में आ रही है। ये है 2029 का आंकड़ा। अगर आप ये देखें तो इस समय 2029 और 2014 के बीच में अगर आपको फर्क दिखेगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जो युवा शक्ति है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी का जो पहले वोट बैंक था, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, उसकी पॉपुलेशन घट रही है और अब सवाल जेनजी के ऊपर आके टिक जाता है। इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे आंकड़ों के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। 2014 में जो जेनजी एलिजिबल वोटर थे वो 0 थे, वो नॉन वोटिंग जनरेशन थी जेनजी। 2019 के अंदर पहली बार एंटर हुए और ये कहा जाता है कि करीब 15 से 25 करोड़ जो लोग थे ये जेनजी थे। करीब 1.5 करोड़ लोगों ने फर्स्ट टाइम वोट दिया। पहली बार जेनजी जा वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आया और इस समय बीजेपी को अगर आप देखें तो 303 सीटें मिली थी और जो इलेक्टोरल परसेंटेज था वो 17 से 28 के बीच में था। 2024 की अगर हम बात करें तो ये नंबर जो बढ़ के जेनजी जो है वो 12 से 27 साल के हो गए और इसमें अगर आप देखें तो ये करीब 20 करोड़ के आसपास जो 18 से 29 के बीच में है, 20% आपका वोट शेयर है। 20% वोट शेयर में अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर देखें तो करीब 1.8 करोड़ थे। इसका मतलब जो यूथ ब्लॉक था वो 2024 में आगे बढ़ा और जैसे ही यूथ ब्लॉक आया बीजेपी की संख्या 303 से घटकर 240 रह गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी यूथ के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि वोट परसेंटेज बढ़े, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिफरेंस इतना कम था कि कुछ वोटों के कारण बीजेपी को सत्ता खोनी पड़ी, कई मतलब सीटें खोनी पड़ी। 2029 के अंदर अंदाज ये है कि जेनजी करीब 38 करोड़ होंगे और जो वोट शेयर है उसमें 25% से ज्यादा की भागीदारी बीजेपी के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें 25% जो वोट शेयर है वो जेनजी का होगा। और हर साल अगर हम बात करें तो करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में आएंगे और इसका मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट एडल्ट ब्लॉक है, वोटिंग ब्लॉक है, वो बन जाएगा जेनजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जेनजी 25% है और बीजेपी को कितने वोट मिले थे, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपके सामने एक बार और आंकड़ा रख देता हूं, करीब 23.5 करोड़। और अगर आप देखें कि जेनजी की आबादी कितनी होगी, जेनजी की आबादी होगी 38 करोड़। इसका मतलब जितने वोट बीजेपी को मिले थे उससे ज्यादा आबादी इस समय जेनजी की हो गई। अगर जेनजी बीजेपी से हट जाता है या किसी तरह से बीजेपी के डोमेन में नहीं आ पाता है तो बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मोदी साहब इस बात को समझते हैं और किस तरह से बीजेपी की तरफ से पूरा प्रयास किया जाए कि जेनजी को अपने पाले में रखा जाए, ये इस समय बीजेपी और आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बात का असर हम इस तरह से देख सकते हैं कि 2014 में जहां पे करीब 81.5 करोड़ वोटर्स थे, उस समय जो जेनजी थे वो 18-19 साल के करीब 2 करोड़ के आसपास थे, 2.25 करोड़ थे। 19 में ये आबादी बढ़कर अगर देखें, फर्स्ट टाइम वोटर जब वो बने तो 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया जेनजीज ने। जब वोटर थे 90 करोड़ में 1.5 करोड़ का रोल था। 24 में 96 करोड़ वोटर हुए और अगर हम देखें तो करीब 2 करोड़ के आसपास जो वोटर्स थे जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। हम इसको आंकड़ा ईसी की तरफ से नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम 2029 की बात करें तो यही नंबर 38 करोड़ पहुंचने वाला है। तो बहुत तेजी से जो बदलाव होगा ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसका मतलब 24 में करीब 20 करोड़ वोटर्स थे जो बढ़कर 38 हो जाएंगे, मतलब 5 साल के अंदर जो यूथ है
वो वोटों की संख्या डबल हो जाएगी। जब 20 करोड़ यूथ थे, बीजेपी की संख्या 303 से 240 पे आ गई, क्योंकि उस समय भी मुद्दा रोजगार का था, एम्प्लॉयमेंट का था। अब मुद्दा ये और गर्मा गया है। अब 38 करोड़ लोग किस बात का इंतजार करेंगे? क्या वो राम मंदिर की बात करेंगे? क्या वो धारा 370 की बात करेंगे? क्या वो और किसी मुद्दे पे बात करेंगे? अब वो बात करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो उनका पूरा का पूरा फोकस आएगा इस समय जॉब्स, कंपटीशन एग्जाम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्फ्लेशन, हाउसिंग, सोशल मोबिलिटी, डिजिटल फ्रीडम, पॉलिटिकल ऑथेंटिसिटी, कॉस्ट ऑफ हेल्थ, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। क्या बीजेपी की सरकार इसके लिए तैयार है? ये बात हमें समझनी होगी। अगर बीजेपी की सरकार इन मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है और इसके अलावा कुछ कर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जेनजी आपसे दूर होता जाएगा। तो अब सवाल इस बात का नहीं है कि विच पार्टी डज जेनजी सपोर्ट। अब जेनजी वो इमोशनली अटैच्ड किसी आइडियोलॉजी से नहीं, क्योंकि वो बेरोजगारी देख रहा है, वो अपने घर में समस्याएं देख रहा है, वो महंगाई देख रहा है, अपनी और अपने परिवार से जुड़ी हुई समस्याओं को वो रोज देख रहा है, और उन सब समस्याओं का प्रेशर उस जेनजी पे है। तो अब वो क्या चाह रहा है? वो कह रहा है मुझे अब आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, अब मुझे एक ही चीज बताइए कि विच पार्टी कैन कन्विंस जेनजी दैट इट अंडरस्टैंड्स देयर फ्यूचर। हम आपके भविष्य के लिए काम करेंगे, हमें वो पार्टी चाहिए। अब बताइए वो पार्टी कौन सी है? इस समय चुनौती बीजेपी को यह है कि आप सत्ता में हैं, और सत्ता में रहते हुए अगर आप जेनजीज के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अब आप वोट बैंक के पास कैसे जाएंगे कि हम आपके लिए काम करेंगे? तो जेनजी का सवाल ये होगा कि आपने पिछले 15 साल में क्या किया जो हम आपको दोबारा मौका दें। 15 साल जब आप सत्ता में थे, आपने हमारा ध्यान नहीं रखा, तो हम कैसे भरोसा करें कि अगले 5 साल आप ध्यान रखोगे। दूसरी तरफ कांग्रेस या ऑपोजिशन के लिए चुनौती यह रहेगी कि आपके पास कोई वर्केबल सॉल्यूशन है, या आप सिर्फ एंटी बीजेपी वोट को एनकैश करना चाहते हैं। और चैलेंज ये है कि इस समय जो जेनजी है वो अलर्ट है, वो इमोशनल नहीं है, वो लॉजिकल है। वो आपसे सवाल करेगा कि आपका एक्शन प्लान कहाँ है। आप कहेंगे कि हम इतनी फैक्ट्रियां खड़ी कर देंगे, तो पूछेंगे भाई साहब कौन सी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट कौन करेगा? सरकार के पास तो पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बैंकरप्ट है, आप कहां से लेके आएंगे? कहने का मतलब यह है कि इस समय चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और जो जेनजी को कन्विंस कर लेगा, मुझे लगता है वो पार्टी इस समय सत्ता में आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जेनजी है, दे आर किंग मेकर्स ऑफ 2029। अब इसका असर आपको 2029 में कैसे दिखेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव पे हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि जेनजी के मुद्दे अब कॉमन रहेंगे। राज्यों के मुद्दे और केंद्र के मुद्दे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, क्योंकि इस समय चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो जेनजीज की डिमांड है वो सबसे कॉमन है। रोजगार कहाँ है? शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? हेल्थ सर्विसेज इतनी महंगी क्यों है? कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? सवाल यही रहेंगे, चाहे आप विधानसभा में जाओ, चाहे आप राष्ट्रीय चुनाव में आओ। इस बात को जेनजी अब समझने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में जेनजीज की जो डिमांड्स हैं वो लॉजिकल रहेंगी, या जेनजी भी पॉलिटिकल लॉलीपॉप्स में, सब्सिडीज के चक्कर में, फ्री बीज के चक्कर में सत्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, या सत्ताएं लॉलीपॉप दे के, फ्री बीज दे के जेनजी से वोट ले लेंगे? आपको क्या लगता है, जेनजी क्या सोचकर अपना वोट देगा? अपने आसपास देखिए, आपके घरों में जेनजीज होंगे, उनसे बात करिए और देखिए कि देश का भविष्य क्या होना चाहिए। जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।